तो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोड्स। एक्चुअली अगर आप जो है किसी सेल का अंदर से पोटेंशियल नोट करना चाहते हैं कि किसी सेल में कितनी वोल्टेज पैदा हुई है, तो उसके लिए आप जो है एक इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। तो इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोड क्या है? बेसिकली ज़्यादातर ये कांच का बहुत पतला सा इलेक्ट्रोड बना होता है, जैसे बाल या पिन, बिल्कुल पिन पॉइंटेड जो है इलेक्ट्रोड होता है, जिसको सेल के अंदर जो है थोड़ा इंसर्ट करके वोल्टेज को नोट करते हैं। तो क्योंकि सेल की जो इम्पीडेंस है वो ज़्यादा है, तो इस कारण से आपको ऐसा इलेक्ट्रोड यूज़ करना पड़ता है जिसकी इम्पीडेंस उससे भी ज़्यादा हो। तो इसलिए आम कापर या आम दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड वहाँ काम नहीं करेगा, और वैसे भी रिएक्ट कर सकता है वो अंदर केमिकल्स के साथ। तो इसलिए ग्लास का जो इलेक्ट्रोड है वो यूज़ करते हैं, जिसको माइक्रोपिपेट इलेक्ट्रोड भी बेसिकली बोलते हैं। तो जो भी सिग्नल आएगा सबसे पहले मेम्ब्रेन पोटेंशियल एम्पलीफायर से उसको जो है एम्पलीफाई करते हैं। और नेचुरली है कि बेसिकली जब आप वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज तो रेफरेंस में होती है, इसलिए आपको दो इलेक्ट्रोड यूज़ करने पड़ते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर रहेगा यानी सेल के बाहर, और एक सेल के अंदर, क्योंकि आपको तो डिफरेंस नोट करना है बाहर के कंपैरिजन में सेल के अंदर कितनी वोल्टेज पैदा हुई है। तो ये जो एम्पलीफायर है मेम्ब्रेन पोटेंशियल एम्पलीफायर, उसको एम्पलीफाई करता है, क्योंकि वोल्टेज बहुत कम होती है मिली वोल्ट में, तो उसको पहले एम्पलीफाई किया जाता है। और दूसरी तरफ एक सिग्नल जनरेटर से एक वोल्टेज जनरेट करते हैं, और ये जो कंप्यूटर है एक तरह से फीडबैक भी कह सकते हो, ये फीडबैक एम्पलीफायर जो है दोनों वोल्टेजेस को कंपेयर करता है कि आपके पास दोनों वोल्टेजेस का लेवल क्या है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों वोल्टेज ये बराबर हो जाएंगी, क्योंकि हम सिग्नल जनरेटर की वोल्टेज जो है बदलते रहते हैं या ऑटोमेटिकली भी बदल सकते हैं उसको। तो जब ये दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएंगी तो आपके पास जो है जो ये करंट है इसमें करंट मीटर में, यानी हमें पता लग जाएगा कि उस टाइम जो है आपके पास कितनी जो है अंदर से वोल्टेज आ रही है। यानी जिस टाइम बैलेंसिंग पॉइंट आ जाता है, यानी हमारे द्वारा जो वोल्टेज दी गई है और जो सेल के बीच में वोल्टेज है, अगर ये दोनों एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगी तो आपके पास जो फीडबैक एम्पलीफायर है वो जीरो आउटपुट देगा। तो जीरो आउटपुट जब वो देगा तो आपके पास ये कितने वोल्ट पे ऐसा हुआ, तो उसको नोट करके हम बता सकते हैं कि जो आपके पास सेल के अंदर की वोल्टेज है वो कितनी है। तो ऐसे किसी भी सेल के अंदर की वोल्टेज नापी जाती है, यानी लाइव सेल की वोल्टेज नापी जाती है। उसके बाद है एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपके पास जो है किसी सेल को आप एक्साइट करते हो, बाहर से कोई भी सिग्नल देकर सेल को एक्साइट करते हो, तो उसके अंदर यानी सेल के अंदर एक वेव फॉर्म पैदा हो जाती है जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं हम लोग की। और ये उन सेल्स की बात है जो एक्साइटेबल हैं। तो एक्चुअली हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्साइटेबल सेल्स हैं, जैसे ग्लैंड्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, तो इनकी एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। तो नॉर्मली जो है नॉर्मल कंडीशन में सेल के अंदर की जो वोल्टेज है, एक्साइटेबल सेल्स के अंदर की जो वोल्टेज है -70 वोल्ट होती है। तो जैसे ही आप बाहर से उसको डिस्टर्ब करते हो, यानी कोई इम्पल्स या स्टिमुलस देते हो, यानी जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से जब स्टिमुलस दिया तो थोड़ा सोडियम सेल के मान लिया अंदर चला गया। सेल के अंदर सोडियम जाने से हल्का सा, क्योंकि सोडियम जो आयन है वो पॉजिटिव है, यानी सोडियम Na पॉजिटिव है, तो जैसे ही अंदर जाएगा हल्की सी वोल्टेज सेल के अंदर जो है इंक्रीज करेगी। तो अगर इतना सोडियम आयन्स अंदर चले गए कि जो अंदर की वोल्टेज है -70 से -55 वोल्टेज वाले बन गई, तो वो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। तो अगर ऐसा हो जाए तो आपके पास जो सोडियम चैनल्स हैं वो सेल के खुल जाते हैं, यानी कि वो वाले रास्ते, वो वाले चैनल्स जिनमें से अब आराम से सोडियम बाहर से अंदर की ओर जा सकता है, वो रास्ते खुल जाते हैं। और ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम जो है, यानी सोडियम पॉजिटिव, बेसिकली सोडियम पॉजिटिव आयंस अंदर की ओर जाने लगते हैं और अंदर की जो वोल्टेज है वो बढ़ने लगती है। पहले वो 0 हो जाती है, फिर उसके बाद जो है ये +40 वोल्ट तक पहुंच सकती है। तो जैसे ही वो +40 वोल्ट के आसपास पहुंचती है तो उस टाइम जो है आपके पास में जो सोडियम चैनल हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन कैल्शियम और आपके पास पोटासियम चैनल खुल जाते हैं। लेकिन कैल्शियम और जो पोटासियम चैनल हैं बेसिकली इनकी जो स्पीड है, यानी कि जो पोटासियम है क्योंकि सेल के अंदर ज़्यादा होता है वो बाहर की ओर आना स्टार्ट कर देता है,
और जो आपके पास कैल्शियम है बाहर ज़्यादा होता है, वो अंदर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन लगभग इन दोनों का रेट जो है जाने का एक जैसा रहता है, तो जिसके कारण जो है कोई वोल्टेज में चेंज नहीं हो पाता उस टाइम, इसलिए यहाँ पे आपको ये पीक के ऊपर थोड़ा सा आपको फ्लैट सरफेस नज़र आता है, ये कुछ मिली सेकेंड के लिए। उसके बाद जो है जो कैल्शियम चैनल हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन पोटासियम चैनल खुले रहते हैं। तो पोटासियम चैनल खुले रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर से पोटासियम है वो बाहर की ओर जाते रहता है, यानी सेल के बाहर जाता रहता है। तो नेचुरली जब पॉजिटिव चार्ज यानी पोटासियम आयन जब बाहर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा, तो सेल की अंदर की वोल्टेज डिक्रीज करने लगती है। तो इसको रीपोलराइजेशन कहते हैं। तो अंदर का पोटेंशियल डिक्रीज करते करते ये नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव होने के बाद में ये दोबारा फिर जो आपके पास रेस्टिंग पोटेंशियल, जो रेस्ट स्टेट में उसका पोटेंशियल रहता है, उतना ही वापस ये बन जाता है। तो ये आपके पास वर्किंग थी कि कैसे कोई सेल एक्साइट होती है, कैसे उसमें एक्शन पोटेंशियल पैदा होता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके पास सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा होता है, कैल्शियम भी बाहर ज़्यादा होता है, लेकिन अंदर जो है पोटाशियम ज़्यादा होता है। इसलिए आपको नमक वगैरह जो है प्रॉपर अमाउंट में लेने होते हैं, जिससे कि आपके पास ये जो सिग्नल्स हैं प्रॉपर ढंग से पैदा हो सकें। तो अगर आपकी बॉडी में इनकी कमी रहेगी तो नेचुरली ये सिग्नल भी आपके पास अच्छे ढंग से पैदा नहीं होंगे। और जब ये वोल्टेज पॉजिटिव की तरफ रेज करती है तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, और जब ये आपके पास जो वापस रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ जाती है तो इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कि आपको समझनी चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें वो है फोइटल मॉनिटरिंग। तो फोइटल मॉनिटरिंग क्या है कि जब आपके मतलब कि एक तरह से लेडीज़ जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका जो छोटा अंदर बच्चे की जो बिगनिंग की स्टेज है, तो कई बार वो जो बच्चा है ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्टिविटी ना करे, और ये देखना होता है कि वो कहीं मर तो नहीं गया है। क्योंकि बच्चे की एक स्टेट होती है कि वो कुछ देर के लिए एक्टिविटी करता है और कुछ देर के लिए नहीं करता है, यानी कि कई बार वो सोया हुआ एक तरह से होता है। तो इसलिए अब वो सोया हुआ है या जो है वो मर चुका है, तो ये डिफरेंस तो हमें करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए जब बच्चा एक्टिव रहता है तो उस टाइम हमें जो है उसकी एक्टिविटीज़ को स्टडी करना होता है। तो यानी बेबीज़ हार्ट रेट फॉर indicators of stress usually during labor and birth using ultrasound and electrocardiography से जो हम करते हैं उसी को फोइटल मॉनिटरिंग बोलते हैं। यानी कि बेबी के यानी कि जो बच्चा है अंदर उसके हार्ट रेट को स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कि वो कितना है भी कि नहीं है, तो उससे आपको उसकी स्टेट के बारे में पता लगता है। वो स्ट्रेस कितनी है, नेचुरली स्ट्रेस के हिसाब से जो ये रेट है, हार्ट रेट है, वो डिक्रीज इंक्रीज करता है। तो नॉर्मली जो है इसको 12 से लेकर 18 वीक का जब बच्चा हो जाता है उस टाइम इसको स्टडी किया जाता है, यानी उसके बाद, उससे पहले तो आपको हार्ट बीट उसकी नज़र नहीं आएगी। तो इसको एक तो जो इजी तरीका है सुनने का, ये एक सिंपल जो है आपके पास सिंपल एक तरह से ये एक कप टाइप का रहता है, तो जो कि आप एब्डोमिनल रीजन में लगा के सुन सकते हैं आराम से। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आई हैं, यानी आपके पास जो है डॉपलर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई है जिसको आप लगा के जो है, क्योंकि जब भी कोई मूवमेंट होती है आपको पता है कि जो साउंड आपके पास रिफ्लेक्ट होके आएगी उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है आपके पास जो है डॉपलर जो नोट करने के लिए फोइटल मॉनिटरिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है। लेकिन अब इसकी लिमिटेशन है कि कैन नॉट प्रोवाइड द राउंड द टाइम जो है मॉनिटरिंग, यानी कि हमेशा तो आप उसको नहीं सुनते रह सकेंगे। तो इसलिए आपको कोई ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मेथड जो कि बॉडी के ऊपर ही लगा दिया जाए, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग अगर आपको करनी हो तो आपको दूसरे उपाय उसके करने होते हैं। तो ये था फोइटल मॉनिटरिंग के कैसे जो है छोटे बच्चे की हार्ट रेट या हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है उसकी हेल्थ के स्टेटस को देखने के लिए। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स ओवर टेलीफोन लाइंस।
तो एक्चुअली क्या है कि हमेशा तो डॉक्टर आपके पास नहीं हो सकता, और ज़्यादातर केसेस में जो लोग गांव में रहते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि बार बार वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो उनके लिए ऐसे रिकॉर्डर्स अवेलेबल हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि उनकी बॉडी पे लगा दिए जाते हैं। तो वो सिग्नल रिकॉर्ड करने के बाद में उसको ट्रांसमिट जो है डॉक्टर तक थ्रू टेलीफोन लाइंस कर देते हैं, तो डॉक्टर वहाँ बैठ के आराम से उनको स्टडी कर सकता है। तो नेचुरली है कि सबसे पहले आपके पास जो है जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उनको उनके सिग्नल को जो कैप्चर करते हैं बॉडी से प्री एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई किया जाएगा, और उसके बाद जो है उसको मॉड्यूलेट किया जाएगा, क्योंकि दूर ट्रांसमिट करने के लिए नेचुरली है पहले आप मॉड्यूलेशन करते हो तो एक पर्टिकुलर कैरियर चूज़ करके उनको मॉड्यूलेट किया जाता है। वो कैरियर ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की नहीं होती, क्योंकि टेलीफोन लाइंस पे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी चलती नहीं है। टेलीफोन लाइंस पे 300 हर्ट्ज से लेकर 3300 हर्ट्ज तक का ही सिग्नल चल पाता है, तो इसलिए आपको इसी रेंज में ही सारे कंपोनेंट रखने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे आइसोलेटर एम्पलीफायर है बेसिकली, जो कि डीसी को तो नहीं जाने देता, एसी को टेलीफोन लाइंस के ऊपर भेज देता है। और दूसरी तरफ जो है आइसोलेटर ये ट्रांसफार्मर यूज़ करके, तो यहाँ पे वापस जो सिग्नल मिलेगा उसको पहले एम्पलीफाई किया जाएगा, उसके बाद डीमॉड्यूलेट करेंगे। डीमॉड्यूलेट करने के बाद लो पास फिल्टरिंग करके, एक ही बात है, लो पास फिल्टरिंग को इंटीग्रेटर भी बोलते हैं, तो करके आप उस सिग्नल को सुन सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, या जो भी डॉक्टर जो है उसको जैसे भी इंटरप्रेट करना चाहे वैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप एक मल्टीप्लेक्सर सर्किट लगाते हैं तो आप कई सिग्नल जो हैं पैरेलल में भेज सकते हो, यानी कि पैरेलल में तो वैसे नहीं, यानी कि एक 1 बाय 1, यानी कि थोड़ी यानी लेट से T1 टाइम के लिए एक सिग्नल, T2 के लिए दूसरा, T2 के लिए T3 के लिए तीसरा एंड सो ऑन। तो और इस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि बॉडी सिग्नल जो हैं ज़्यादातर बायोमेडिकल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी के होते हैं, तो इसलिए उसको स्विचिंग करना जो है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो उनमें कोई डिस्टोर्शन वो पैदा नहीं करता, यानी कि आप जो है सभी सिग्नल को 1 बाय 1 आराम से भेज सकते हैं, और आपको कोई ऐसा डिस्टोर्शन, विजिबल डिस्टोर्शन भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सिग्नल्स लो फ्रिक्वेंसी के रहते हैं, यानी कि बड़ा कम रेट पे वेरी करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल है फीटल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो फीटल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी जो पीछे हमने पिछले वाले आर्टिकल में फीटल मॉनिटरिंग में देखा था, उसमें बेसिकली हमारा मेन मकसद था हार्ट बीट को देखना कि हार्ट बीट कितनी है, लेकिन यहाँ पे आप उसका सिग्नल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो है ईसीजी एक तरह से जो आपके पास फीटल है उसकी जो है ईसीजी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है किसी भी जो आपके पास गर्भ में बच्चा है उसकी ईसीजी रिकॉर्ड करने में, क्योंकि जो ईसीजी सिग्नल है वो माँ भी जनरेट कर रही है और बच्चा भी जनरेट कर रहा है, तो नेचुरली है माँ का थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो इस कारण से दोनों ही मिक्स हो जाते हैं। तो ये कहना कि कौन सा सिग्नल किसका है ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि आपको तो एक मिक्स्ड वेव फॉर्म ही नज़र आएगी, मिक्स सिग्नल ही नज़र आएगा। तो जो फीटल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है बेसिकली, तो ये क्या करता है कि ये दो प्रकार का सिग्नल नोट करता है, यानी कहने का मतलब एक जो है ये चेस्ट के आसपास नेचुरली है वहाँ पे प्री डोमिनेट करेगा आपके पास जो है माँ का, और एक एब्डोमिनल रीजन में। तो ये जो दोनों के दोनों सिग्नल हैं ये अलग अलग से रिकॉर्ड कर ले जाते हैं, और उसके बाद जो है एक डीप लर्निंग की जो है आपके पास न्यूरल नेटवर्क यूज़ करके, क्योंकि जिस टाइम पे माँ का सिग्नल ज़्यादा होता है तो हम उससे एक थ्रेशोल्ड निकाल सकते हैं कि इससे ज़्यादा है तो वो माँ का ही होगा, तो उस टाइम जो है हम बच्चे का रिकॉर्ड मान लिया नहीं करते। तो इस कारण से जो है इस तरह करके हम जो है एक डायनेमिक सिस्टम यूज़ करके उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, किसको, माँ के सिग्नल को कैंसिल आउट कर सकते हैं, जिससे कि सिर्फ हमारे पास जो है फोइटल का ही ईसीजी रह जाता है, और उसको फिर आप एम्पलीफाई कर सकते हो। तो ऐसे आजकल इसके लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, यानी कि इंटेलिजेंट मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि इन दोनों सिग्नल्स को अलग अलग कर पाते हैं, राइट। तो ऐसे आप फीटल के ईसीजी को स्टडी कर सकते हैं, उसकी वेवफॉर्म को स्टडी कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए डॉक्टर क्या करेक्टिव मेजर्स ले सकता है, तो एडवांस में ही वो डिसाइड किया जा सकता है
इस फीटल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा।